नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेखावत यूनिवर्सिटी का जो माइनर पेपर है सेमेस्टर थर्ड का रूरल गवर्नेंस इन राजस्थान। ये पेपर बीए, बीएससी, बीबीए और बीसीए जो भी सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट है जिन्होंने ये पेपर सिलेक्ट कर रखा है, तो आप एकदम सही क्लास पे या सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। और इस एक ही क्लास में हम कंप्लीट सिलेबस को और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। अगर आप ये क्लास कंप्लीट देखते हो और इस क्लास को अगर आप एक या दो बार देख लेते हो तो आपका ये जो पेपर है बहुत ही शानदार हो जाएगा, हो भी सकेगा। इस पेपर के हर यूनिट वाइज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और हर यूनिट के एंड में उससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लेकर आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ दोस्तों को चैनल को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तो बढ़ते हैं। जो पेपर का नाम है अपना वो है रूरल गवर्नेंस इन राजस्थान। अब रूरल गवर्नेंस है तो हमें उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि है क्या चीज ये रूरल गवर्नेंस। अगर आपको किसी भी पेपर का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है या उस टाइटल को अगर आप डिस्कस कर सकते हो तो आप ये मान के चलो कि आपको उस पेपर का 50% सिलेबस या 50% नॉलेज आपको है उसका। तो हम गवर्नेंस सिस्टम की बात करते हैं कि इंडिया में गवर्नेंस सिस्टम किस तरह का है। देखो, जो गवर्नेंस सिस्टम है किसी भी देश में, इन दोनों में से कोई एक तरह का हो सकता है। या तो यूनिटरी सिस्टम होगा या फिर वहाँ क्या होगा, फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में क्या होगा, केवल एक ही सरकार होती है, केवल एक ही सरकार होती है। वहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, सिर्फ एक सरकार होती है, एक ही गवर्नमेंट होती है और वही सारे काम करती है। फिर आती है ऐसी गवर्नमेंट, ऐसा सिस्टम जिसमें दो सरकार होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो अपनी इंडिया में जो सिस्टम है वो क्या है, फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट के बाद जो एक बॉडी और काम करती है वो है स्थानीय सरकारें यानी लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट को दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं, रूरल एरियाज के लिए और अर्बन एरियाज के लिए। जो रूरल एरिया में होता है उसको हम बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और जो अर्बन एरिया में होते हैं वो होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यानी कि गांव में जो होती है वो पंचायतें होती हैं और शहरों में जो होती है वो नगर पालिकाएं होती है, शहरों में नगर पालिकाएं होती है। तो अपना जो सिलेबस है उसमें इसी रूरल गवर्नेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं या इसी रूरल गवर्नेंस का कंप्लीट सिलेबस अपने सिलेबस में है। तो इंडिया में जो सिस्टम है दैट इज फेडरल सिस्टम, और फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। यानी कि हम यूं कहे कि इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्र में यहाँ सेंटर पे पीएम बैठा है, तो पीएम को क्या पता किसी पर्टिकुलर गांव के पर्टिकुलर वार्ड में क्या समस्या है, तो पीएम की ये जो ताकतें हैं, डेमोक्रेटिक पावर्स है, इनका यहाँ तक डिसेंट्रलाइजेशन करना ही क्या बोला जाता है, रूरल गवर्नेंस बोला जाता है या पंचायती राज सिस्टम बोला जाता है। तो आपके सिलेबस में एक तरीके से पंचायती राज सिस्टम ही है जिसको रूरल गवर्नेंस के तौर पर हम स्टडी करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं पहली यूनिट से। जो पहली उनका सिलेबस है उसमें लोकल गवर्नेंस ही है। तो लोकल गवर्नेंस का मीनिंग क्या है, जैसे आप समझ चुके हो कि रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए या रूरल एरिया की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है लोकल लेवल पे, उसी को क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नेंस बोलते हैं। यानी कि ये वो प्रोसेस है या वो सिस्टम है जिसके अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंट डिसीजंस आर टेकन एट द लोकल लेवल। यानी जिस गाँव की जो समस्या है उसका समाधान या उस गांव की समस्याओं की बातें या वहाँ के डेवलपमेंट की बातें वहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही करेगी। इट कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विच प्ले एट एन इम्पोर्टेंट रोल इन रीजनल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस मैनेजमेंट। यानी कि जिस पर्टिकुलर गांव की बातें हो रही है उस गांव की पंचायतें या जिस शहर की बात हो रही है उस गांव का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही वहां की प्रशासन व्यवस्था को देखेगा, वहां के डेवलपमेंट को देखेगा। उस प्रणाली को क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नेंस बोला जाता है। अब लोकल गवर्नेंस की क्या नेचर है, फीचर्स ऑफ या नेचर ऑफ लोकल गवर्नेंस, नेचर ऑफ लोकल गवर्नेंस। तो इसकी पहली बात डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि जो सेंटर है, सेंटर से बातों को लोकल गवर्नमेंट तक क्या करना, डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन करना। तो ये एक डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है। इसमें पार्टिसिपेशन है किसका, लोकल पीपल का। लोकल पीपल का क्या है, पार्टिसिपेशन है, क्योंकि जिस गांव की जो समस्याएं है उस गांव के लोगों से ही मिलकर वहां की लोकल गवर्नमेंट बनती है। तो इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ती है, या यूँ कहे डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है,
लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए किया जाने वाला शासन, यानी टू द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। तो इस चीज को सही बनाने के लिए लोकल गवर्नमेंट की जरूरत है, या लोकल गवर्नमेंट में इसकी पार्टिसिपेशन खूब ज्यादा है। अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि इलेक्शन के साथ ही सरपंच वगैरह बनते हैं, तो उनका डायरेक्ट लोगों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यानी कि हमने विधायक बना दिया, तो विधायक तो हमसे इनडायरेक्टली जुड़ता है, क्योंकि वो विधानसभा में बैठता है, गांव अलग जगह होते हैं। हमने पीएम बना दिया, पीएम केंद्र में बैठता है, गांव अलग जगह होते हैं। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें तो जो सरपंच है वो हमारे गांव में बैठता है, पंचायत, एक ग्राम पंचायत में बैठता है, तो उसका तो क्या डायरेक्ट रिलेशन होता है लोगों से, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये इसकी एक विशेषता है। फिर है सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि ग्राम पंचायत और अन्य स्थानीय निकायों की स्वशासन की एक स्वतंत्रता होती है कि वो अपने गांव को किस तरीके से चलाना चाहते हैं। फिर ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, यानी इसका जो मेन थीम है वो यही है कि गाँव का और जो शहर है उनका क्या हो, विकास हो। तो ये डेवलपमेंट ओरिएंटेशन के साथ काम करती है। फिर बात करते हैं थॉट्स रिलेटेड टू द लोकल गवर्नेंस इन रूरल एरिया। रूरल एरियाज की जो गवर्नमेंट है इससे रिलेटेड बड़ी बड़ी बातें किसने कही थी, तो सबसे बड़ा नाम आता है इसमें महात्मा गांधी का, जो कि ग्राम स्वराज का समर्थन करते हैं, या ग्राम स्वराज का जिन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था। तो उन्हीं के ही विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम चालू हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के ही नागौर डिस्ट्रिक्ट से पंचायती राज की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अब 2 अक्टूबर का डेट हमने इसलिए चूज किया क्योंकि ये गांधी जयंती, और गांधी जी वो बंदे हैं जिन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणाओं को क्या किया था, समर्थन दिया था, या वो चाहते थे कि गाँव का विकास होगा तभी किसका विकास होगा, देश का विकास होगा। नाम आता है बाबा साहेब अम्बेडकर का। स्थानीय शासन को सामाजिक न्याय और समानता का आधार इन्होंने बताया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 एंड 74, ये वो अमेंडमेंट है जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को क्या करता है, संवैधानिक दर्जा दिलवाता है। यानी 1992 के बाद पंचायती राज सिस्टम का जो ओरा है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, चेंज हो गया था। फिर आता है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, ये अप्रैल 1994 को अप्लाई हुआ था। तो वहाँ पे पंचायतों को बहुत ज़्यादा इसमें अधिकार दिए गए थे। तो ये वो बातें जो कि रूरल गवर्नेंस को या लोकल गवर्नेंस को सपोर्ट करती है या इससे जुड़े हुए विचारों को बताती है। बढ़ते हैं आगे। अब इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नेंस क्या है, यानी मैं जो लोकल गवर्नेंस बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है, रूरल गवर्नेंस ही है। रूरल गवर्नेंस को ही क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नेंस बोला जाता है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, पहला जो लोकल समस्याएं हैं यानी लोकल प्रॉब्लम है उसका समाधान भी क्या, लोकल लेवल पे ही क्या करना, उनको पहचानना, आइडेंटिफाई करना और उसका समाधान करना, पहली बात। सेकंड, जन भागीदारी में बढ़ाना, यानी लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग ले और सबको इसमें भाग लेने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। यानी कि जब अभी सरपंच के चुनाव आने वाले हैं अपने यहाँ पे, तो सरपंच के चुनाव आने वाले हैं तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होता है वो इसमें क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है इससे। फिर है संसाधनों का उचित उपयोग, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे लोकल रिसोर्सेज है उनका बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करना और उसको सही ढंग से यूटिलाइज करना। साथ ही लोकतंत्र को मजबूती, यानी स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, यानी हमारी डेमोक्रेसी कब मजबूत होगी, जब उसमें लोगों का क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा, लोगों की भागीदारी होगी, तभी क्या होगा, जो नेता वगैरह होते हैं वो अकाउंटेबिलिटी अपनी समझते हैं। तो इसमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, भागीदारी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होने से ये होगा कि हमारा लोकतंत्र मजबूत बनेगा। फिर है विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, यानी कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट जो स्कीम्स है, यानी कि जितनी भी स्कीम आप देखते हो, जैसे मनरेगा है, मनरेगा की जो स्कीम है वो किसके थ्रू चलती है, पीआरआईज के थ्रू चलती है। यानी इसका अप्लाई भी पंचायत लेवल पे होता है, काम भी पंचायत लेवल पे होता है, पैसा भी पंचायत लेवल से ही मिलता है। तो जितनी ये स्कीम्स होती है ये पंचायती राज या यूं कहूँ लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ही क्या होती है, इम्प्लीमेंट होती है। तो जब लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा इस्टेब्लिश होगी तब उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये लोकल गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस है जो हमें बताता है। इसके साथ आप कुछ इंपॉर्टेंस पंचायती राज के बीच में डाल सकते हो कि इससे लोगों की पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है, सोशल जो बुराइयां है वह कम होती है समाज से अगर लोकल गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रही हो। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, गुड गवर्नमेंट इनिशिएटिव बाई फॉर द लोकल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यानी अब राजस्थान सरकार के द्वारा क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं जो कि जो लोकल गवर्नमेंट को और ज़्यादा क्या करता है, इफिशिएंट बनाता है और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसमें पहला नाम आता है राजस्थान संपर्क पोर्टल, यानी कि हमें अगर
हमारी जो कोई पर्सनल शिकायत है तो हम इसको कहीं ऑफिस में हमें जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल राजस्थान संपर्क पोर्टल, वहाँ पे हम अपनी शिकायत को क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी सिस्टम में और सिस्टम को जवाब देना पड़ेगा। तो अगर आपकी कोई समस्या है तो आप संपर्क पोर्टल के थ्रू उसको कंप्लेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है ई पंचायत। अब जो पंचायतें हैं उनको डिजिटल सेवाएं देने के लिए ई पंचायत जैसा कॉन्सेप्ट लेके आए, ताकि पंचायतों का काम थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो और उसमें एफिशिएंट तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को मोटिवेशन मिले। जन सूचना पोर्टल, ये एक इम्पोर्टेंट पोर्टल है जो कि सितंबर 2019 में शुरू हुआ था। यानी जन सूचना पोर्टल का मतलब होता है जो हम RTI लगाते हैं, RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो है कि हमें सूचना पाने का क्या है, अधिकार है। तो एक तो होता है कि हम RTI लगाए उसके बाद हमें सूचना मिले, और एक होता है सरकार पहले से ही कोई चीज़ क्या कर दे, पब्लिश कर दे कि देखो भाई ये सारी डाटा है, अगर इनसे रिलेटेड आपको चीज़ चाहिए तो आप डायरेक्ट जन सूचना पोर्टल से ले लो, और उसमें अगर वो चीज़ नहीं है तो आप उसके लिए RTI लगाकर सूचना मांग सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जन सूचना पोर्टल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें उसके लिए एप्लीकेशन देनी नहीं पड़ती कि आप हमें सूचना दो। तो जन सूचना पोर्टल भी किसके लिए आया था, ताकि सरकारी योजनाओं के बारे में हमें जानकारी मिल सके और हमारा जो सूचना का अधिकार है उसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सके। तो ये भी एक गुड इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से। फिर नेक्स्ट है राजस्थान ग्राम पंचायत विकास योजना, यानी कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए जो विकास योजनाएं हैं उनका निर्माण करना और भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास में सुधार लाने की पहल करना, ऐसा एक पोर्टल बनाया, ऐसी एक योजना थी, वो ये थी। फिर है अपना खाता पोर्टल, यानी आपको अपनी ज़मीन वगैरह को देखना है तो आप इस पोर्टल पे जाओ, वहाँ पे आपकी ज़मीन का क्या है, डिजिटली रिकॉर्ड है। इससे आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है और साथ ही में जो करप्शन है उसमें कमी होती है। फिर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने की गारंटी देता है, भ्रष्टाचार को कम करने में ये क्या है, हेल्पफुल है। फिर है मिशन अंत्योदय। अंत्योदय का हमने नाम सुन रखा है कि इसमें गेहूँ वगैरह मिलते हैं। ये वही चीज़ है कि जो गरीबी है उसको मिटाने के लिए आया था ये, या गरीबी उन्मूलन यानी पुअर्टी एलिवेशन के तौर पे मिशन अंत्योदय चालू हुआ था। ये एक बहुत ही यानी पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का इसमें क्या किया गया, प्रयास किया गया। यानी जो लोकल गवर्नेंस है उसका मतलब यही है, इसमें जितनी भी पहल की गई है उसका सीधा सीधा यही था कि प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी हो, प्रशासन अपनी उत्तरदायित्व को समझे और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करे। साथ ही में जो लोकल जो शासन है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पे लोगों की भागीदारी इसमें बढ़े, ताकि जो हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है वह और ज़्यादा क्या हो सके, मजबूत हो सके। तो आप इसको उद्देश्य के तौर पे रख सकते हो। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि लोकल गवर्नेंस का क्या इंपॉर्टेंस है या लोकल गवर्नेंस की नीड क्यों है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को जिक्र कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस से आप क्या समझते हो। राइट द की फीचर ऑफ लोकल गवर्नेंस, यानी लोकल गवर्नेंस की कुछ विशेषताएं अगर आपसे राइट वो करवा सकता है, या फिर बड़े क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, यानी B सेक्शन में भी आ सकता है और C सेक्शन में भी आ सकता है। What are the importance of local governance in rural economy और state development, यानी देश के या राज्य के विकास में लोकल गवर्नमेंट का किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल है। What initiatives have been taken by राजस्थान गवर्नमेंट टू enhance the local governance, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए गए थे कि ताकि लोकल गवर्नमेंट को और ज़्यादा क्या कर सके, इन्हेंस कर सके। आई होप आपको फर्स्ट यूनिट थी वो समझ में आई होगी। इस यूनिट को हमने डिटेल में देखा और यहीं पे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप कमेंट करके बताएं कि किस तरीके की आपको ये क्लास लग रही है, और अपने साथ दोस्तों को इसको शेयर भी करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो क्या है, शुरुआत है। सेमेस्टर 3 आपका चल रहा है। नेक्स्ट ईयर अभी जून में जब सेमेस्टर 4 आएगा उसके लिए आपको इस चैनल पे पहले से ही बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, हर तरीके का स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा। तो उन चीज़ों से जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट का जो सेगमेंट है मैंने यहाँ पे इसको रखा नहीं है, आप चैनल पे जाइएगा, करियर सारथी कोचिंग का जो चैनल है उसकी जो प्लेलिस्ट है, और प्लेलिस्ट में हम बीकॉम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उस बीकॉम की प्लेलिस्ट में एक चैप्टर एक वीडियो अपलोड है राजस्थान में पंचायती राज। ये वाला वीडियो आपका सेकंड यूनिट का ऐसा ही है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो सेकंड यूनिट है उसको आप प्लेलिस्ट, जो बीकॉम की प्लेलिस्ट है उसमें पंचायती राज वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी जो वीडियो है, उसमें जाकर आप अपनी सेकंड यूनिट को देख सकते हो, जहाँ पे हमने कंप्लीटली पंचायती
पंचायती राज को डिस्कस कर रखा है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। बढ़ते हैं सीधा थर्ड यूनिट की तौर पे। थर्ड यूनिट में आपके रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज या रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो ग्रामीण विकास है उसका प्रशासन किस तरीके से होता है, वो आपके थर्ड यूनिट का सिलेबस है। तो ग्रामीण विकास प्रशासन की बात करें तो ये वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार और अन्य एजेंसियां ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल, इकोनॉमिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बनाती है, नीतियां लागू करती है, जिनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है गांव में रहने वाले लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना और गरीबी को क्या करना, कम करना। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाई रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है गाँवों में सामाजिक विकास करना, आर्थिक विकास करना, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाना, उसके लिए प्लानिंग तैयार करना और नीतियों को लागू करना, ताकि वहाँ के लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ सके और वहाँ से गरीबी क्या हो सके, खत्म हो सके। साथ ही उन्हें क्या प्रोवाइड करवाना, रोजगार उपलब्ध करवाना, क्योंकि रोजगार आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और ये सब कब होगा, जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट होगा। सोशल डेवलपमेंट में हम बात करते हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और आर्थिक विकास में बात करते हैं हम कि वहाँ पे ऊर्जा के साधन हो, यानी बिजली वगैरह हो, पानी की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप होगी तो लोगों को अपने आप क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलने से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, इम्प्रूव होगा। बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि इसका रोल क्या है। आपसे देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ आरडीए पूछा जा सकता है। आरडीए का मतलब होता है रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंस के तौर पे पूछा जा सकता है, रोल के तौर पे पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। और आपसे पूछा जा सकता है रूरल डेवलपमेंट की नीड क्यों है, रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की नीड क्यों है। तो देखो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, सीधा का मतलब यही है कि हमें ये पता होना चाहिए इसकी जरूरत क्यों है। तो पहला है आर्थिक सशक्तिकरण, यानी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कि किस तरीके से हम इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी जो बुनियादी सुविधाएं हैं लाइक रोड, एनर्जी, वाटर सप्लाई, हेल्थ फैसिलिटी, इसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इनको भी हम रख सकते हैं। पोवर्टी एलिवेशन, यानी कि गरीबी का उन्मूलन। गरीबी कब होगी, कम जब हमें रोजगार मिलेगा या इस तरीके की व्यवस्था मिले जिससे हम स्वरोजगार बन सके। स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कब होंगे, जब हमारी स्किल्स को क्या किया जा सके, इन्हेंस किया जा सके। फिर है एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी खेतीबाड़ी से रिलेटेड और अन्य व्यवसायों को बढ़ावा देना, ताकि जो नॉन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है उसका भी हम क्या कर सके, बेनिफिट ले सके। या यूँ कहे सिर्फ खेतीबाड़ी ही नहीं करें बल्कि उद्योगों में भी हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। फिर है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी शिक्षा देना और साथ में स्किल को बढ़ावा देना ताकि स्किल ट्रेनिंग हो सके और हम स्किल्ड हो सके। स्किल्ड होंगे तो हम क्या जनरेट करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। फिर है सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेश, जिसमें कमजोर और जो गरीब तबके के लोग हैं उन समुदायों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, यानी जो बैकवर्ड लोग हैं समाज में उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट की क्या प्रक्रिया है, कैसे होता है रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले तो नीड असेसमेंट करना, यानी आवश्यकताओं की पहचान करना कि जरूरत क्या है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गाँव की जो समस्याएं हैं, उन जो आवश्यकता है उनका हमें स्टडी करना पड़ेगा। वहाँ की जनसंख्या क्या है, वहाँ पे एजुकेशन का लेवल क्या है, हेल्थ का लेवल क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, इन सब का एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ की आवश्यकता क्या है। फिर उस आवश्यकता के अकॉर्डिंग क्या तैयार करना, प्लानिंग तैयार करना। प्लानिंग के लिए नेशनल लेवल हो सकता है और स्टेट लेवल हो सकता है, वहाँ पे प्लानिंग तैयार करना। और उस प्लानिंग में हमें किसको इंक्लूड करना, लोकल गवर्नमेंट को इंक्लूड करना, क्योंकि प्लानिंग किसके लिए हो रही है, रूरल डेवलपमेंट के, यानी गाँव के विकास के लिए प्लानिंग हो रही है। तो गाँव की जो सरकारें हैं यानी जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी क्या करना, पार्टिसिपेशन उनका लेना। फिर उनके अकॉर्डिंग क्या बनाना, जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन करना, नई नई पॉलिसियाँ बनाना और उनका इम्प्लीमेंट करना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो। उनके द्वारा जो भी प्लानिंग चलाई जा रही है उनको जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करना, यानी कि हवा में चल रही है,
एक्चुअल में वो धरातल पे काम करे, एक्चुअल में धरातल पे काम करे, उस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन हो। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भी हेल्प ली जा सकती है, और जो एनजीओज है, जो नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। फिर ऐसे नहीं इम्प्लीमेंट करके छोड़ दी, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और उसका प्रॉपर इवेल्युएशन हो कि सही ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो हमने प्लानिंग बनाई उसका प्रभाव सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कोई बदलाव की जरूरत है, तो वो सब करना। तो ये वो प्रोसेस है जिनसे क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट होता है। पहले आवश्यकताओं को पहचाना, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाना, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना और प्लानिंग की मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन करना। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं ग्रामीण विकास की एजेंसियां कहाँ कहाँ होती है। तो ग्रामीण विकास की एजेंसियां 3 लेवल पे होती है, 3 लेवल पे होती है। केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास एजेंसियां, राजस्थान में ग्रामीण विकास यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की ग्रामीण विकास एजेंसियां, और एनजीओज और इंटरनेशनल लेवल की ग्रामीण विकास एजेंसियां यानी रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। क्योंकि रूरल डेवलपमेंट होगा तो कोई तो ऐसी एजेंसी होगी जो ये सारे काम करती है, तो पर्टिकुलर एक एजेंसी नहीं है, हर तरीके के सेगमेंट के लिए अलग एजेंसी है। यानी बैंकिंग के लिए अलग है, एग्रीकल्चर के लिए अलग है, और जो स्कीम्स है उनके लिए अलग एजेंसी है। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि गांव के लोगों को क्या करना, उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना। इसके लिए चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कई सारी योजनाएं बनाती है, ऐसी एजेंसियां स्टेब्लिश करती है। राजस्थान में भी कई विभिन्न सरकारी योजनाओं और स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास को क्या दी जा रही है, गति दी जा रही है। इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाएं, एनजीओ, लोकल समुदायों की भागीदारियां ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी कि हमें गांव का डेवलपमेंट करना है तो लोकल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नेंस की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, जरूरी होता है। तो हम तीनों को अलग अलग करके आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास एजेंसियाज यानी रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो पहला ही है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या किया जाता है, नीतियाँ बनाई जाती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है और रिसर्च के काम किए जाते हैं। यानी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनके लिए क्या नई नई नीतियाँ हो सकती है, उनमें जो लोग आएंगे उनका ट्रेनिंग कैसे होगा, और इस एरिया में क्या रिसर्च की ज़रूरत है, यानी इनोवेशंस की क्या नीड है, और इनोवेशंस करना ताकि हम नए नए फिरके या नए नए हम यूँ कहें प्लानिंग बना सकें, नए नए तरीके हम ईजाद कर सकें। सेकेंड है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका नाम सबने सुन रखा होगा, आई होप, मनरेगा। तो एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, ये कब स्टार्ट हुआ ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि फरवरी 2006 में मनरेगा किस नाम से शुरू हुआ था, नरेगा के नाम से शुरू हुआ था, और 2 अक्टूबर 2009 में इस नरेगा का नाम क्या हो गया था, मनरेगा हो गया था। शुरुआत में जब ये शुरू हुआ था 2006 में, तब देश के कितने डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था, 200 डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था, और 2 अक्टूबर 2009 को ये ऑल ओवर इंडिया के जो रूरल डेवलप एरियाज हैं उन सब में क्या हो गया था, ये अप्लाई हो गया था। तो मनरेगा का नाम इसको 2009 में मिला था, जबकि ये 2006 में नरेगा के नाम से शुरू हुआ था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा गारंटी एक्ट है जो कि एक साल में मिनिमम 100 दिनों का क्या देता है, गारंटीड रोजगार देता है। तो ये बेरोजगारी को घटाने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या था, एक अधिनियम आया था जो साल में 100 दिन का क्या देता है, गारंटीड रोजगार देता है। इसके लिए इसका जो मेन डॉक्यूमेंट होता है बच्चों वो होता है जॉब कार्ड, और ये किसके थ्रू अप्लाई होता है, ग्राम पंचायत के थ्रू अप्लाई होता है। इसमें अप्लाई के 2 हफ्ते में यानी 14 डेज में आपको रोजगार दिया जाता है। रोजगार आपको आपकी 5 किलोमीटर की रेडियस में ही दिया जाता है, उससे अगर दूर दिया जाता है तो आपको एक्स्ट्रा इसमें लेबर मिलता है या एक्स्ट्रा आपको मजदूरी मिलती है। तो इस तरीके की कई सारे इसमें प्रोविजन है। तो मेन बातें मैंने आपको बताई, वो आपको जरूरी ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आता है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको जरूर ध्यान रखना। अगर आप लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हो तो आपको नाबार्ड का जरूर पता होना चाहिए। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, और नाबार्ड इंडिया में एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। नाबार्ड ही कोऑपरेटिव बैंकों को रेगुलेट करता है, और नाबार्ड ही अपने जो रीजनल रूरल बैंक्स है, आरआरबीज है, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है या यूं कहे मॉनिटरिंग उनकी करता है। तो नाबार्ड का जरूर ध्यान रखिए। इसकी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी।
फिर आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आज भी गांव में जो आप रोड देखते हो वो इसी योजना के तहत बनी हुई है, जो गांवों को सड़कों से जोड़ने की क्या है एक योजना आई थी। फिर आता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि 1 अप्रैल 2013 से शुरू हुआ था। इसका जो मेन टारगेट था वो था महिला डेवलपमेंट जो वुमेन एम्पावरमेंट है उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, उनको ज़्यादा मोटिवेट करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखते भी हो। अभी आज बजट आया राजस्थान का, उसमें भी बहुत सारी NRLM के लिए बातें की गई है। तो ये कुछ है कौन सी केंद्र सरकार की योजनाएं, विकास एजेंसी। अब बात करते हैं राजस्थान में ग्रामीण विकास एजेंसी। अब राजस्थान सरकार क्या कर रही है, जैसे केंद्र सरकार में NRLM है, वैसे राजस्थान सरकार का क्या है, राजीविका मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जो कि गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मौका देती है। फिर है राजस्थान ग्राम विकास योजना, प्रत्येक ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्थान ग्राम विकास योजना शुरू हुई थी। फिर है राजस्थान एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, ये जो किसान है, जो फार्मर है, वो अपनी उपज को सही जगह बेचे ताकि उनको सही मूल्य मिले, उसके लिए क्या बनाया गया है, राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। फिर है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जल वाटर कंजर्वेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए योजना बनाई ताकि हर घर नल से क्या हो, जल मिल सके। तो ये चीज है। फिर है राजस्थान पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, एक हमारे यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना हुआ है, पंचायती राज डिपार्टमेंट बना हुआ है, जो कि ग्रामीण विकास परियोजनाओं की क्या करता है, निगरानी रखता है। फिर आती है बात NGO की और इंटरनेशनल एजेंसीज की। तो NGO यानी स्वयं सेवी संगठन, जिसमें सेवा प्रधान, बेफ और भी कई सारे NGO जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। फिर उसके अलावा आता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो गरीबी को हटाने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम करता है। फिर है जो अपना वर्ल्ड बैंक हो गया या एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक हो गया, यानी एशियाई विकास बैंक हो गया, जो भी गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए क्या देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। तो ये कुछ क्या है, इंटरनेशनल एजेंसीज है जो रूरल डेवलपमेंट को मोटिवेट करने के लिए काम कर रही है। अब बात करते हैं यूनिट 3 से कुछ मॉडल क्वेश्चंस की, कि इस यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हो, यानी गाँव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, सोशल डेवलपमेंट करना उनके लिए, ताकि गाँव के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके, वो क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ RDA। फिर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट द रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज के नाम लिखने हैं। फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा, मनरेगा का पूरा नाम जरूर ध्यान रखना, महात्मा गांधी, इसमें यहाँ ए नहीं आएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर है फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड में NA ध्यान रखना, NA दोनों नेशनल के लिए स्टैंड करता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आया था 2006 में, ये आया था 1982 में। व्हाट डू यू मीन बाई NRLM, NRLM पे आपको शॉर्ट नोट आना चाहिए, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि 1 अप्रैल 2013 से क्या हुआ था, शुरू हुआ था। राइट शॉर्ट नोट ऑन राजीविका, राजीविका की बात करें तो ये 2010 में शुरू हुआ था, जो NRLM की तरह ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से मॉडल क्वेश्चंस बन सकते हैं। बढ़ते हैं लास्ट यूनिट की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत ही कंसाइज वे में मैं आपको ये सारी चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो पूरा, और कल आपकी एग्जाम है, तो अगर आप एग्जाम से पहले भी 2 या 3 बार इस वीडियो को कॉन्स्टेंटली देख लेते हो, तो मेरा ये मानना है कि आपको इसके बाहर बहुत कम मिलेगा। यानी एग्जाम में जब आप पेपर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से या हमारी क्लास से रिलेवेंट है। अब जो लास्ट यूनिट है, 4th यूनिट, वो किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर से। अब जो कोई भी देश होता है या कोई भी स्टेट होता है, उसमें एग्रीकल्चर का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान स्टेट की, अगर राजस्थान गवर्नमेंट 100 रुपये कमाती है, तो उसमें लगभग 29 रुपये यानी 29% हिस्सा किसका है, एग्रीकल्चर का है। तो हम ये कह सकते हैं राजस्थान की जो स्टेट GDP है, उसमें एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो एग्रीकल्चर जब इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसका इंपॉर्टेंस भी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। तो बात करते हैं, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूँ मैं, चाहे राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करूँ, तो जो हमारी इकोनॉमी है वो एक तरीके से एग्रीकल्चरल डोमिनेंट है। तो हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। राजस्थान जैसे राज्य में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम है। तो हमारी जो
डोमिनेंसी है या डिपेंडेंसी वो ज़्यादा एग्रीकल्चर पे है। यह न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, यानी इससे सिर्फ फूड सिक्योरिटी नहीं मिलती बल्कि ये रोजगार भी देती है और उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्रोवाइड करवाती है। यानी कई ऐसी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है जिनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से ही मिलता है। और आज भी लगभग राजस्थान के 50% लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज से। अब इसका जो मेन रोल है यानी ये है इसका इंपॉर्टेंस, इसमें पहला है मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर रोजगार का एक मुख्य स्रोत है, लगभग 62% जनसंख्या है, 62% तो ज़्यादा हो गया। आप यहाँ पे तकरीबन 50 to 60% आप इसमें लिख सकते हो कि लगभग 50 to 60% लोगों को एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कामों में संलग्न है। यहाँ से हमें फूड सिक्योरिटी मिलती है जो हमारी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करती है। कई सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है लाइक जो कपास पे, गन्ना पे, मूंगफली पे, और जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है लाइक डेयरी डेवलपमेंट जो इंडस्ट्रीज है वो सारी किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जो एनिमल हस्बेंड्री है वो भी किस में आता है, एग्रीकल्चर में ही आता है। कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का। यहाँ से राजस्थान से कई तरीके के मसाले, बाजरा, सरसों और ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है वो खूब सारा निर्यात किया जाता है। और इसका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ग्रामीण लोगों की जो प्रोस्पेरिटी है यानी लोगों का जो स्टैंडर्ड है या यूँ कहे लोगों के पास जो दो पैसे का जो सोर्स है वो एग्रीकल्चर ही है। ये लोगों की जो जीवन शैली है वो भी किस पे डोमिनेंट है, एग्रीकल्चर पे डोमिनेंट है। ये कुछ पॉइंट है जो हमें बताते हैं कि एग्रीकल्चर का राजस्थान इकोनॉमी में क्या रोल है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है, ये पीछे का टॉपिक ही एक तरीके से, उसमें एक पॉइंट ये भी लिखना है कि कंट्रीब्यूशन टू ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो स्टेट जीडीपी है उसमें राजस्थान की जो स्टेट जीडीपी है उसमें जो एग्रीकल्चर है उसका तकरीबन कितना परसेंट रोल है या हिस्सा है, 29% है। जो राजस्थान की जीडीपी है उसमें 28 से 30% ये कंट्रीब्यूट करता है। कई तरह का जो हमारे फसल उत्पादन होता है, पशुपालन के जो कई जो एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो है, डेयरी डेवलपमेंट है, और एग्रीकल्चर बेस्ड जितनी भी डेवलपमेंट जो इंडस्ट्रीज है वहाँ उनको सबको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये रोल है राजस्थान की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का। अब राजस्थान में मुख्य जो फसलें हैं वो कौन सी है, मेजर क्रॉप्स कौन सी है, जिसमें अनाज आता है, अनाज में गेहूं, बाजरा, जवार, मक्का आता है। पल्सेज हैं, दालें हैं, दालें में चना, मूंग, उड़द, मसूर है। तिल में सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया। मसालों में धनिया, मेथी, जीरा, अजवाइन हो गया। फल सब्जियों में पपीता, बेर, अनार, टमाटर, प्याज, ये हमारे फल और सब्जियों में है। तो ये राजस्थान की कुछ मेजर क्रॉप्स है। इसके अलावा अगर आप क्रॉप को देखना चाहो तो और भी डिवाइड आप इसमें कर सकते हो। हमारे यहाँ 3 तरीके की फसलें बोई जाती है, हमारे यहाँ 3 तरीके की फसलें बोई जाती है। और 3 तरीके की फसलें कौन सी है, एक तो खरीफ की फसल है, एक रबी की फसल है और एक जायद की फसल है। खरीफ की फसल जो बोई जाती है वो गर्मियों में बोई जाती है, गर्मियों में जैसे बाजरा हो गया, बाजरे के साथ जो भी चीज़ें बोई जाती है, बाजरे के साथ हम मोट बोते हैं, दालें बोते हैं, ठीक है, मक्का बोते हैं। तो ये सारी खरीफ की फसल है। रबी की फसल वो है जो सर्दियों में बोई जाती है। जो अभी बो रखी है हमने वो रबी की फसल है जिसमें गेहूँ, सरसों, चना ये सारे बोए जाते हैं। फिर जायद की फसल है, जायद की फसल में ये आती है फल, सब्जियां ये वगैरह। तो 3 तरीके की फसलें राजस्थान में की जाती है, रबी की, खरीफ की और जायद की। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो प्रादुर्भाव था या प्रोपाउंडर था वो हमारे यहाँ पे, यानी अगर मैं दुनिया की बात करूँ तो नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग है, बोरलॉग। और इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में एम स्वामीनाथन ने 1967 के बाद 7 से 1970 के बीच हमारे यहाँ पे किसका प्रोपाउंडर हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का हुआ था। यानी तब भारत या यूँ कहे इंडिया अकाल का सामना कर रहा था और इंडिया को आत्मनिर्भर होना था फूड ग्रेन्स के मामले में, कि हमारे पास इतना जरूर फूड ग्रेन्स हो ताकि हम अपने आप को सेल्फ डिपेंड कर सके। तो 60 की जो डिकेट है उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई जिसको हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया। और उसका मेन उद्देश्य ये था कि जो फूड ग्रेन्स है उनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो कि देश उसमें क्या हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। और हरित क्रांति की जो की फीचर्स है उसमें ये था, क्योंकि अब प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, जब हम हाई यील्डिंग वेराइटी वाले जो बीज है यानी जो हाइब्रिड बीज है उनको यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हम फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज,
जो हमारी सिंचाई सुविधाएं हैं, ट्यूबवेल को लेके, नहरों को लेके, कुओं को लेके, तालाबों को लेके, उनको क्या कर सके, बढ़ा सके, ताकि पानी की व्यवस्था हो सके, सिंचाई की व्यवस्था हो सके, और जो हमारी खेती है वो मानसून से थोड़ी डिपेंडेंसी उनकी कम हो सके। फिर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, यानी कि हम कीटनाशकों को और खरपतवार को खत्म करने के लिए कुछ पेस्टिसाइड यूज कर सके, और मशीनिज्म यानी मैकेनिज्म को हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, ताकि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है उनका यूज बढ़े, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। और प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो डेफिनेट सी बात है हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो ये इसके कुछ की फीचर्स हैं। बात करते हैं न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी की, यानी न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ राजस्थान में एग्रो प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए क्या नई पॉलिसी लेके आए हैं। जो नई पॉलिसी है उसका सीधा सीधा मतलब है ग्रीन रिवॉल्यूशन से ही है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो बातें हैं वही नई कृषि नीति में की गई थी। तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाना, यानी इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। हम अच्छी क्वालिटी के बीज यूज करें, ऑर्गेनिक जो खेती है उसको बढ़ाए, और मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज है उसका यूज करें, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। फिर है किसानों की आय को दोगुनी करना, यानी डबलिंग फार्मर्स इनकम, यानी फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करना। डबल कैसे होगा? जब उनका बाजार में संपर्क बढ़ेगा, उनके पास अल्टरनेटिव इनकम के क्या हो, सोर्स अवेलेबल होंगे, तो वह जब उनका जो मानसून अगर टाइम पे नहीं आया है या एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हुआ है, तो अल्टरनेटिव सोर्स से भी क्या कर सके, वो इनकम ले सके, ताकि उनकी इनकम में सस्टेनेबिलिटी आ सके। फिर है जल संसाधनों का कुशल उपयोग, यानी इफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। क्योंकि राजस्थान जैसे स्टेट की बात करें जहाँ पे रेगिस्तान ज़्यादा है और पानी की समस्या बनी हुई रहती है, तो वहाँ पे ड्रिप सिस्टम से इरिगेशन करें, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट लेके आए, और इन सब के लिए हम इजराइल पे डिपेंडेंट रहते हैं। यूं कहे इजराइल से हम इन चीज़ों को, कई सारी चीज़ों को अडोप्ट हमने किया है, कई तरीके के हमने बांध वगैरह बनाए हैं, कई तरीके के इरिगेशन प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चले हैं, वो हो गया। फिर है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है कि जो ऑर्गेनिक खेती है उसको बढ़ाए, और जो नेचुरल खेती है उसको प्रमोट करें, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो सस्टेन हो सके और एक अच्छा एग्रो प्रोडक्शन हमें मिल सके। फिर है इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कई तरीके के इनोवेशन करें, जिसमें आजकल एआई का भी यूज किया जा रहा है। एआई क्या करती है, नए नए प्रोजेक्ट को तैयार कर सकती है, वह नई एक आइडियोलॉजी को तैयार कर सकती है। आज कई तरीके के ऐप ऐसे आ गए हैं जिसमें आप अपनी जो फसल है उसकी फ़ोटो अपलोड करते हो, तो वह उसका ट्रीटमेंट बता देती है कि इसमें कौन सा कीड़ा लगा हुआ है, इसके क्या रेमेडीज हो सकते हैं, आप इसको किस तरीके से आप इसको क्योर कर सकते हो ताकि ये बचा हुआ रह सके। तो ये सारे एक स्मार्ट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज में आते हैं, उनका भी इसमें इनोवेशंस खूब सारा बढ़ा है। बात करते हैं नई एग्रीकल्चर की, क्या फीचर्स है न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी की। तो पहला है प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। जो नेचुरल फार्मिंग है उसको और नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या करें, प्रमोट करें। क्योंकि जो इनऑर्गेनिक खेती है, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल यूज हुआ है, उससे हमारे हेल्थ इश्यूज बहुत सारे आए हैं। आज जो कैंसर है वो एक इसी की वजह से हुआ है, तो उसको क्या करें, रिड्यूस करें, और हम किसको मोटिवेट करें, ऑर्गेनिक खेती को मोटिवेट करें। फिर है डिजिटल एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। कोई टाइम पर ऐसा था कि किसान का बेटा किसान बनता था, आज ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छी स्ट्रीम है, इसमें पढ़ाई की जाती है और बहुत अच्छे से आप एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनते हो, और बहुत अच्छा इसका स्कोप है। इसके लिए किसान मंच भी बने हुए हैं, डीडी किसान जैसे चैनल बने हुए हैं, जहाँ पे किसान भाइयों की बातें होती है, उनको अपने फसलों के बारे में जानकारी मिलती है। सॉइल चेक होता है, यानी आप अपने खेत की मिट्टी लेके जाके हो, उसकी चेकिंग करवा सकते हो कि इसकी क्या फर्टिलिटी है, एटसेट्रा। फिर वाटर कंजर्वेशन एंड ड्रॉट मैनेजमेंट। हमारे यहाँ सूखा खूब आता है, तो हम जो सूखा है उसका किस तरीके से सामना करें और किस तरीके से हमारे यहाँ वाटर को कंजर्वेट करें ताकि हम पानी बचा सके। फिर मार्केट रिफॉर्म्स एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। बाजार को सुधार किया जाए और मार्केटिंग के लिए कई सारी फैसिलिटीज़ दी जाए, ताकि किसान को एक सही मूल्य, यानी उसकी उपज का क्या मिल सके, सही मूल्य मिल सके। क्योंकि ये हमेशा से रहता है कि पैदा तो कौन करता है, किसान करता है ना, लेकिन उसके भाव कौन तय करता है, बाजार तय करता है। तो अगर उसने ज़्यादा पैदावार हो गई तो भाव क्या हो जाएंगे, कम, और अगर कम पैदावार हो गई तो उसको उस तरीके से बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सरकार कई तरीके के काम करती है, जिसमें एक नाम एमएसपी का भी आता है। इसको भी जरूर ध्यान रखें, आपके सिलेबस में डायरेक्ट एमएसपी नहीं लिखा हुआ है, बट एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। जब किसान को यानी मार्केट में भाव इतने कम हो,
मार्केट में कृषि पैदावार के भाव कम हो तो सरकार ये कहती है कि आप हमें, सरकार एक रेट फिक्स कर देती है कि मिनिमम इतना आपको हम पैसा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्याज है, प्याज के मार्केट में भाव निकले हैं 5 रुपए किलो और सरकार ने फिक्स किए थे 7 रुपए पर केजी। तो मार्केट में कितने में मिलेंगे? 5 रुपए में। तो किसान क्या करेगा? 7 रुपए के भाव से किसको बेच देगा? गवर्नमेंट को बेच देगा। तो यही क्या है? एमएसपी, यानी किसान को एक सपोर्ट देने के लिए कि हम आपको मिनिमम इतना तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो वो होती है मार्केटिंग फैसिलिटीज। फिर है एग्रीकल्चरल एजुकेशन को स्प्रेड करना, एग्रीकल्चर एरिया में नए नए रिसर्च करना ताकि एग्रीकल्चर को और ज़्यादा डेवलपमेंट मिल सके। फिर है एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, क्योंकि राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसकी एग्रीकल्चर में जो पशु है उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि राजस्थान में खूब सारी गायें हैं, राजस्थान में खूब सारी भैंस है, राजस्थान में खूब सारी बकरी है, राजस्थान में खूब सारी भेड़ है। तो इन सब से खूब सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। राजस्थान में ऊँट है, राजस्थान में गधे हैं। तो ये खूब सारे जानवर हैं, इनसे एग्रो प्रोडक्ट भी मिलते हैं, किसी से ऊन मिलता है, किसी से चमड़ा मिलता है, किसी से लेदर मिलता है, किसी से मांस मिलता है। मुर्गियों की बात करें तो उनसे अंडे मिलते हैं। तो ये भी जो एनिमल हस्बेंड्री है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो उसको मोटिवेट करना और साथ में जो फिशरीज राजस्थान में जहाँ कहाँ हो रही है उसको मोटिवेट करना। तो इस यूनिट से क्या इंपॉर्टेंट, क्या मॉडल क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं? 4th यूनिट की हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है? कुछ मेजर क्रॉप कौन कौन सी है राजस्थान में, उसके नाम लिखो। जैसे बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, ये मेजर क्रॉप है। फिर राइट दी शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन पे कोई छोटा नोट बताओ। छोटा नोट मतलब इस पे कुछ टिप्पणी लिखो। ये 60 के डिकेड में स्टार्ट हुआ था, एम स्वामीनाथन के प्रयासों से ये शुरू हुआ था। इसमें मोटे अनाज वाली जो फसलें हैं उनको बेनिफिट देने की बातें हुई थी। एक्सप्लेन द न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी को आप डिटेल में बताओ। ये बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। व्हाट आर द की फीचर ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो नई एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसके मेन फीचर क्या क्या है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। जहाँ तक मेरा मानना है कि बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही कम टाइम में मैंने आपकी चारों यूनिट का सिलेबस कंप्लीट करवाया है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। क्योंकि सिर्फ यही नहीं है कि आपको 3rd सेमेस्टर में ही पास होना है, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ ही है अपना काम भी। 4th सेमेस्टर तक आते आते आपको इतना सारा स्टडी मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। इसके लिए आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। परीक्षा के समय सबको डर लगता है, लेकिन फेल वही होता है जो पढ़ाई नहीं करता है। तो ये बहाने खत्म हो जाएंगे आपके कि हमें कुछ मटेरियल नहीं मिल पा रहा। इस क्लास को आप अंत तक देखिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पेपर दें, निश्चिंत होकर पेपर दें। धन्यवाद।